हेलो नमस्कार, मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में और नए अनुच्छेद यानी नए भाग के बारे में, जो आता हमारा भाग नंबर 17। भाग नंबर 17 में आप बेखूबी जानते होंगे कि हम बात करेंगे राजभाषा आयोग की, यानी राजभाषा आयोग जो हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 343 से और 351 तक। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि हम बढ़ चुके थे अनुच्छेद नंबर 342 तक, जहां मैंने बात की थी एसटी आयोग की। यानी एसटी आयोग क्या होता है, उसके अंदर सूचियां की जो बात होती है वो आती है हमारी अनुच्छेद नंबर 342 के अंदर। यहां तक हम पहुंच चुके थे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 343 से। तो आइए एक बार शेयर कर दें। उससे पहले हम देखते हैं चार चांद को, जिसमें दिया है कि ये इंसान इस धरती पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ये इंसान इस धरती पर बैठकर तो क्यों आसमान देखता है। और ये जो व्यक्ति हैं यहाँ के, ये जो व्यक्ति हैं ये पता क्या चाहते हैं, ये व्यक्ति आपका कभी भी भला नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहा है कि अपने पंखों को खोल। ये सिर्फ व्यक्ति जो हैं ये सिर्फ आपकी उड़ान देखते हैं, यानी ये व्यक्ति सिर्फ आपको ऊंचाइयों पर देखना ही पसंद करते हैं। अगर आप परेशान हैं तो आपको और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये इसका ध्यान रखना है हमेशा। जो व्यक्ति परेशान होता है उसका साथ कोई नहीं देता है, उसके साथ कोई नहीं होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ आपकी उड़ान देखते हैं। ये सिर्फ आपको देखते हैं कि कितना मजबूत है। अगर मजबूत है तो आपके साथ दुनिया है, और आप अगर मजबूत नहीं है तो कोई नहीं है आपके साथ। ये ध्यान रखना है। तो मैं जैसे कि आपको हर रोज एक मोटिवेशन देता हूं। आइए इसके बाद हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं आज की क्लास को। तो इसमें हम देखेंगे आज भाग नंबर 17 के बारे में। अपना आप हेडिंग बना सकते हैं, भाग नंबर 17, जिसमें आप लिखेंगे राजभाषा आयोग। राजभाषा के बारे में बात की है हमारी भाग नंबर 17 में। राजभाषा आयोग, और ये कहाँ, ये हमारा अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 343 के से 351 तक, यानी अनुच्छेद नंबर 343 से अनुच्छेद नंबर 351 तक हम बात करेंगे इसकी। तो आइए देख लेते हैं अनुच्छेदों को। तो एक बार जल्दी से ज़्यादा व्यक्तियों को जोड़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाइयों को जोड़ लें। देखते हैं आज के अनुच्छेद नंबर 343 को। और बहुत ही चर्चा का विषय रहता है अनुच्छेद नंबर 343। यह काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। आप चाहे पिछले एग्जाम उठाकर देख लेना, पिछली परीक्षाओं में ये कई बार अनुच्छेद पूछा जा चुका है। क्योंकि इसमें आता है कि संघ की एक राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ये कहाँ बताया है, अनुच्छेद नंबर 343 में। तो संघ की एक राजभाषा होगी, ये कहाँ बताया है, अनुच्छेद नंबर 343 में। तो इसे नोट कर लेते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि कैसी होगी, लिपि देवनागरी होगी। और भाषा कैसी होगी, तो इसके बारे में बताया है कि लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। आप बेखूबी जानते होंगे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी, जो हमारी आई है सोरसैनी अपभ्रंश से, सॉरी ब्राह्मणी लिपि से आई है हमारी निकल के। कौन सी, देवनागरी लिपि। क्योंकि हमारी जो ब्राह्मणी लिपि है वो बहुत ही पुरानी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मणी लिपि उसी से ही ज़्यादातर भाषाओं का विकास हुआ, उसी से बनी हमारी देवनागरी, जिसे पहले नागर भी कहा जाता था।
तो आइए देखते हैं इसके बाद अगले अनुच्छेद को। अगला अनुच्छेद में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी हिंदी के क्राइटेरिया के बारे में बता दूं कि हमारा जो हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 जनवरी 1950 को, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस। यहां से हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को। और ये यहां क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन हमारी हिंदी भाषा लागू की गई, यानी वह राज्य की राजकाज की भाषा कौन सी लागू की गई? हिंदी। इसके बाद हमारा एक दिवस और आता है हिंदी से संबंधित, जिसे कहते हैं 10 जनवरी को। यानी 10 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कैसा है? तो ये राष्ट्रीय का मतलब होता है भारत के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है विदेशों में भी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये हमारा कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और कब से? 1975 से। 1975 से क्यों? क्योंकि 1975 में हमारा प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसे कहते हैं नागपुर सम्मेलन। तो नागपुर सम्मेलन हुआ 1975 में। इसी के आधार पर मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और हमारी हिंदी को लागू किया गया और हमारी हिंदी भाषा तैयार हो गई और इसे अनुच्छेद नंबर 343 में जगह दी गई। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 344। और 344 हमारा किस बारे में बताता है? तो आइए एक बार देख लेते हैं। अगर नोट करना है तो एक बार नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 344। और 344 किस बारे में बताता है? तो 344 कहता है कि एक राष्ट्रीय राज्य भाषा आयोग का गठन। राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? तो जब संविधान लागू हुआ तब तो किया जाता था 5 वर्ष के लिए। यानी पहली बार कितनी बार किया गया? तो प्रथम बार यह 5 वर्ष के लिए किया गया, यानी हर 5 वर्ष में किया जाता था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद यह 10 वर्षों में इसका एक नया राजभाषा आयोग बनता है। और इस राजभाषा आयोग के आपके सामने अध्यक्ष पूछे जाएंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष हमारे पास कब बने? तो ये हमारा जो अध्यक्ष बने कब बने? तो बने 1955 में, जिन्हें हम कहते हैं बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने। देख लें आप, प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे और कैसे? अध्यक्ष फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। ये कौन थे? बीजी खैर। तो आइए, तो हमारा, और ये कब बना था? तो ये आयोग बना हमारा 1955 में। ये डेट भी आपसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछी जाती है। और इसके पहले अध्यक्ष बने बीजी खेर। और आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि प्रथम राजभाषा जो है हमारी वो कौन सी लागू की गई? तो प्रथम राजभाषा हमारी बनी जिसे हम कहते हैं हरियाणवी। यानी हरियाणवी को पहली राजभाषा घोषित किया गया। तो फर्स्ट राजभाषा कौन सी बनी? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। और प्रथम राजभाषा कौन सी बनी? राजभाषा। और ये कौन सी थी? हरियाणवी। और जो हमारी बनी हरियाणा राज्य की, और ये कब बनी थी? तो ये बनी 1967 में। 1967 में ये बनी।
इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आप एक बार नोट कर लें। फिर हम बढ़ते हैं आगे की जानकारी की तरफ। अगर देख लिया हो तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं। तो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 345, तो जिसमें हम आपके बारे में लेके चलेंगे। तो एक बार शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ जाएं और हमारा ये चैप्टर जो है ये समाप्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी को हम आगे बताएंगे आपको। आता है हमारे पास इसके बाद अगला अनुच्छेद, जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 345। तो आइए अपना अगला अनुच्छेद देख लें कि ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने लिए एक आधिकारिक भाषा चुन सकता है। यानी अगला अनुच्छेद हमारा कहता है कि हर एक राज्य का अपना एक अधिकार है कि वह चाहे तो वह अपने लिए एक भाषा चुन सकता है, अपने लिए एक आधिकारिक भाषा का चयन कर सकता है। वो किसका कैसा अधिकार है? तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है। आता अनुच्छेद नंबर 345 कि राज्य का अधिकार है कि वह अपने लिए एक आधिकारिक भाषा चुन सकता है। अनुच्छेद नंबर 345 कहता है कि वह अपने लिए राज्य को अधिकार है कि वह अपने लिए एक भाषा चुन सकता है। यानी वह कोई सी भाषा चुन सकता है, जैसे कि मणिपुर की है मणिपुरी, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की हिंदी भाषा तो है ही। और बोलियां तो इसमें कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं, लगभग 18 प्रकार की बोलियां हैं। कई जगह पर 17 भी सही दिया गया और कई जगह पर 18 भी दिया गया। तो 18 या 17 जब भी ऑप्शन में आएगा तो ये दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। ये ध्यान रखना, अगर दोनों आएंगे तो ये गलत माना जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 346, और 346 हमारा किस बारे में बताता है कि 344 हमारा कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए वह क्या कर सकता है, तो वह राज्यों की आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। और कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसे अधिकार है? राष्ट्रपति को। यानी अगले अनुच्छेद में बताया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए वह भाषा का चयन कर सकता है। राष्ट्रपति का भी यहाँ पर अधिकार है और ये राज्य का अधिकार है। और यहाँ पर अगले में दिया है इससे राष्ट्रपति का अधिकार। तो राष्ट्रपति का अधिकार क्या है? ध्यान रखना है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है और ऊपर क्या है, तो ये राज्य का अधिकार है। अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भाषा का चयन कर सकता है। यानी वह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बता सकता है कि इसकी भाषा कौन सी होगी, इनकी भाषा कौन सी नहीं होगी, इसके लिए वह बता सकता है। तो इसमें बताया है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है अनुच्छेद नंबर 347। और 347 हमारा कहता है कि 347 हमारा कहता है किस बारे में, थोड़ा चेंज कर लेना। ये अनुच्छेद नंबर जो है, ये अनुच्छेद नंबर, ये तो यही है, ये है अनुच्छेद नंबर 347।
तो अनुच्छेद नंबर 347 कहता है कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भाषा का चयन कर सकता है। इसके बाद हमारा पिछला अनुच्छेद छूट गया है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 346। और 346 क्या कहता है? 346 में हमारा इस बात को बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संपर्क की भाषा कौन सी होगी? तो वो हिंदी होगी। इसमें यह बात बताई गई थी 2 या 2 से अधिक राज्यों की संपर्क की भाषा हिंदी होगी। हिंदी के बारे में ये बात बताई है। इसके बाद इसमें ये थोड़ा चेंज कर लेना, आगे पीछे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 46 की जगह 47 लिखवा दिया। आइए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है हमारा अगला अनुच्छेद 348। और 348 में हमें किस बारे में बताया है? तो 348 कहता है कि, एक बार इसे नोट करें, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। नोट कर ही लिया होगा उम्मीद करते हैं। बिना देरी के हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे। आइए इसके बाद आता है हमारा अगला अनुच्छेद 348, और जो कहता है न्यायालय की भाषा, यानी न्यायालय के अंदर कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। तो न्यायालय के अंदर अपनी मातृभाषा प्रयोग की जाती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। वैसे जो भी हमारे वाचन होते हैं वो किस में होते हैं? ज़्यादातर हिंदी में ही होते हैं। आता है अनुच्छेद नंबर 348, और ये कहता है न्यायालय की भाषा। तो न्यायालय की भाषा कौन सी होती है? अगर किसी को पता है तो एक बार बताएं। तो न्यायालय की भाषा कौन सी होती है? न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके अंदर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है ये हमारी आधिकारिक भाषा होती है इंग्लिश। आप हिंदी में, ये यहाँ पर हिंदी के बारे में जरूर पढ़ना है, लेकिन इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आधिकारिक भाषा होगी न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी होती है, इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। आधिकारिक भाषा ये कौन सी होती है? हिंदी को लिख रहा था मैं, फिर भी अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ पर आप भूल जाते हैं, सोचते हैं अनुच्छेद नंबर 343 से 51 तक हिंदी आती है तो यहाँ भी हिंदी होगी। जी नहीं, यहाँ पर आधिकारिक भाषा हमारी जो होती है वो अंग्रेजी होती है, लेकिन आप वाचन हिंदी में भी कर सकते हैं। आइए इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद बढ़ेंगे हम, अनुच्छेद नंबर 349। और 349 हमारा किस बारे में बताता है? तो 349 हमारा कहता है कि वह भाषा संबंधित कोई भी विधेयक, भाषा संबंधित अगर कोई भी विधेयक होगा तो वो सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जा सकता है, अन्यथा उसे पेश नहीं किया जा सकता। ये किसके बारे में बताया? अनुच्छेद नंबर 349 के बारे में। अनुच्छेद नंबर 349 कहता है कि भाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश होगा। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होगा, अन्यथा वह पेश नहीं किया जा सकता। इसके बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 349 के अंदर। तो इसे एक बार नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद नंबर 350। और 350 हमारा किस बारे में बताता है? 350 हमारा कहता है कि याचना की भाषा, यानी न्यायालय के अंदर क्षमा याचना की भाषा, यानी जो राष्ट्रपति होता है उसके वो क्षमा याचना कर देता है, किसी की मृत्यु भी हो तो उसे क्षमा कर देता है। इसकी ये क्षमा याचना की भाषा जो होगी हमारी कौन सी होगी?
तो क्षमा याचना की भाषा हमारी हिंदी होती है। कौन सा कहता? अनुच्छेद नंबर 350। इसे भी आप नोट करेंगे, क्योंकि मैं बिगड़ देरी के सिर्फ आपको पॉइंटों के बारे में बताता हूं, ना कि कोई और बात कर। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए देखते हैं। तो क्षमा याचना की भाषा, क्षमा या याचना की भाषा हिंदी होगी। क्षमा याचना की भाषा कैसी होगी? हिंदी। किसके बारे में बताया? अनुच्छेद नंबर 350 के बारे में। और 350 हमारा इसी बारे में बताता है। और आपसे अगर एक चीज और पूछी जाए, 350 के अंदर ही आती है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या कर सकता है। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह प्राथमिक शिक्षा, उसकी मातृभाषा यानी प्राथमिक शिक्षा को, उसकी प्रारंभिक शिक्षा को उसकी मातृभाषा में उपलब्ध कराए। किसका कर्तव्य है? राज्य का। यानी प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या कर सकता है। तो प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी राज्य के लिए, यानी अपने राज्य के लिए जो शिक्षा है उसे उपलब्ध कराए उसकी मातृभाषा में। यानी हमारी अगर मातृभाषा अवधी है, हमारी मातृभाषा अगर बघेली है, तो उसी में वह शिक्षा उपलब्ध कराएगा। किसका कर्तव्य है? राज्य का। और ऐसा अगर वह नहीं करता है तो एक बेकार राज्य की श्रेणी में कहा जाता है, और कर देता है तो एक अच्छा राज्य कहलाता है। आइए लिख लेते हैं, इसे भी अनुच्छेद नंबर इसी के अंदर आएगा, इसका ही ए पार्ट है 350 का ए। कि 350 का ए कहता है कि किस बारे में? कि प्रारंभिक शिक्षा को अपनी मातृभाषा में उपलब्ध कराना। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा को अपनी मातृभाषा में उपलब्ध कराए। ये कैसा कर्तव्य है? राज्य का संवैधानिक अधिकार है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है अनुच्छेद नंबर अंतिम, जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 351। तो 351 कहता है कि राज्यों का एक और कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे और हिंदी भाषा के लिए तरह तरह के कार्यकाल चलाए। आप देखते होंगे हिंदी भाषा के लिए 2 दिवस हमारे आयोजित किए जाते हैं, जिन दिवसों पर हमारे बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, आप जानते होंगे। तो आप ये भी जानते होंगे 14 सितंबर जो होता है हमारा क्यों मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1955 की बात है, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे उनका जन्मदिन हुआ था। सॉरी, जन्मदिन नहीं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसीलिए मनाया जाता है। इसके बाद अपने अगले अनुच्छेद को लिख लेंगे हम। अनुच्छेद नंबर 351, और ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। हिंदी भाषा का विकास करे, उसके लिए नए नए कार्यक्रम चलाए। तो ये रहा हमारा आज का अनुच्छेद भाग नंबर 17, और ये रहे आज के अनुच्छेद। अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट हो, पहली बार तो कोई डाउट होगा ही नहीं, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। डाउट में किसी भी क्लास में छोड़ता नहीं हूँ। फिर भी अगर आपका कोई अगर डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना। अगर आप क्लास कैसी लगी उसे ज़रूर बताना। तो एक बार कमेंट में कमेंट कर दें कि क्लास कैसी लगी। तो फिर देखते हैं अपनी आगे की जानकारी को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट डे अगली क्लास में एक अगले भाग के साथ, जो आता है हमारा भाग नंबर 18, और जिसमें हम बात करेंगे आपातकाल के बारे में। आपका अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट में कमेंट कर देना। अंत में अब चलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों का सम्मान करें।
जय हिंद, जय भारत।